हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, स्कंदन, जिसे इंग्लिश में कोएगुलेशन बोलते हैं या फिर इसका एक और नाम है उरूनन, जिसे इंग्लिश में फ्लोकुलेशन कहते हैं या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो ये इसके तीन नाम है अलग अलग। आप लोगों को यहाँ पर इन्हें समझ के रखना है, क्योंकि अगर जनरली स्कंदन तो वर्ड हर कोई जानता है, बट अगर वह उरूनन मान लेता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पहले यह समझ लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कोएगुलेशन, स्कंदन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कंदन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे हार्डी-सूल्जे का नियम, और फिर स्कंदन मान या उरूनन मान, कोएगुलेशन वैल्यू। और सबसे लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कंदन क्षमता, कोएगुलेशन पावर। ठीक, सबसे पहले हमको यह समझना है स्कंदन क्या है। ठीक है, कोएगुलेशन क्या होता है। देखिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग जान चुके थे कि कॉलॉइड जो विलयन होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है, जिसके कारण यह कॉलॉइड विलयन स्थायी होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे हैं, प्रावस्था के कणों को केवल और केवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। देखो, प्रावस्था के कणों पर हमने मान लिया यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पर एक चीज़ तो कन्फर्म है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सभी कण एक जैसे नेचर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है सभी पर, तो जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। और प्रतिकर्षण बल के कारण यह कॉलॉइडी कण एक दूसरे से हमेशा दूर दूर रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, जो ये दूर दूर रहने का जो यहाँ पर घटना है, इसे हम लोग कहते हैं भाई कॉलॉइड स्थायी है। ठीक है, अब जब कॉलॉइड स्थायी है तो इस स्थायित्व को हमें क्या करना है, कम करना है। स्थायित्व को कम करने का मतलब ये कि इन कॉलॉइडी कणों को हमें सेटल कर देना है, नीचे की तरफ बिठा देना है। अगर आप इन कॉलॉइडी कणों को किसी भी मेथड से नीचे की तरफ अगर बिठा दोगे तो यही घटना क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, स्कंदन में हम लोग क्या करने वाले हैं। रियल में स्कंदन में हम लोग किसी भी कॉलॉइड को हम लोग अवक्षेप में बदलने वाले हैं। किस में बदलने वाले हैं, अवक्षेप में। और जब भी कॉलॉइड को अवक्षेप में बदला जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कंदन कहेंगे। इसका मतलब ये होगा, स्कंदन और पेप्टीकरण एक दूसरे के विपरीत हैं। पेप्टीकरण जो होता था उसमें हम लोग अवक्षेप को किस में बदलते थे, कॉलॉइड में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलॉइड को किस में बदलने वाले हैं, अवक्षेप में। तो यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक में हम लोगों का मेन टारगेट ये होगा कि किसी भी तरीके से हम लोग कॉलॉइडी कणों को किस में परिवर्तित कर दें, अवक्षेप में परिवर्तित कर दें, उनको प्रिसिपिटेट करा दें। ठीक, चलिए, आइए हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे ये हम लोग देख लेते हैं स्कंदन की। देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें स्कंदन की, कोएगुलेशन, तो हम लोगों को डेफिनेशन जो लिख के आनी होगी वो लिख कर आनी होगी। कॉलॉइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम, कॉलॉइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सॉल का स्कंदन या उरूनन या निक्षेपण कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यह सबसे पहली स्थिति है, और यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिए। कैसे, नेगेटिव चार्ज, तो जब सेम चार्ज है तो एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे, रिपल्स। तो देख रहे हो आपका एक दूसरे से दूर दूर है, कोई भी दो पार्टिकल समीप नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया है जिसके कारण, जिसके कारण ये कॉलॉइडी पार्टिकल उससे आकर क्या हो गए, जुड़ गए। तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, अभी इस पर आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग इन पार्टिकल्स को जोड़ेंगे। तो जैसे ये पार्टिकल उस पदार्थ से आकर जुड़ेंगे, इस तरीके से जैसे जुड़ने लगे, तो जैसे ही उससे आकर जुड़ेंगे तो ये ओवरऑल कॉलॉइडी पार्टिकल जो आकर जुड़े थे, और एक जो नया कण बनना था, यह कण बड़े साइज का होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की तरफ क्या होने लगेंगे, बैठने लगेंगे। और जब ये नीचे बैठ जाएगा तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर ये सेटल हो गया, और इसी घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कंदन कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपको स्कंदन समझ में आ गया होगा। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ये तब का है जब तक इसमें कोई भी कोगुलेंट, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं मिलाया गया था जिसकी वजह से ये सभी कॉलॉइडी पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ पाए। और इस सेकंड वाले डायग्राम में आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोगुलेंट मिला दिया गया है, कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया गया है कॉलॉइडी विलयन में, जिसकी वजह से कॉलॉइडी पार्टिकल्स उससे क्या हो रहे हैं, आकर जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के कारण, भारी होने के कारण, वह तीसरे डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि सभी पार्टिकल्स नीचे की तरफ क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। ठीक, और यह पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, स्कंदन या कोगुलेशन। ठीक, अब आइए अगला हमको यहाँ पर बात जो जाननी है वो ये जाननी है कि स्कंदन के बारे में हमने ये बात तो कर ली कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर क्या है, स्कंदन हो रहा है।
तो देखो कोलॉइड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड, एक होते हैं द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव विरोधी कोलॉइड को हम लोग लियोफोबिक कहते हैं और द्रव स्नेही को हम लोग लियोफिलिक कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों कोलॉइड का जो स्कंदन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ बातचीत करने वाले हैं वह करेंगे द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन। ठीक, तो जो क्या क्या मेथड्स हैं द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन करने के, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वह है द्रव विरागी कोलॉइड का स्कंदन। द्रव विरागी को ही हम लोग हिंदी में एक और टर्म दे देते हैं द्रव विरोधी, और इंग्लिश में हम लोग इसे लियोफोबिक कहते हैं। ठीक है, लियोफोबिक। तो आपको ये इंग्लिश टर्म भी थोड़ा सा याद रखनी है। ये देखो लियोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो द्रव विरागी कोलॉइड होते हैं लियोफोबिक कोलॉइड, उनमें स्थायित्व का कारण क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कोलॉइड होगा उसमें स्थायित्व का जो सबसे मेन कारण है वह होता है कोलॉइडी कणों पर आवेश। कोलॉइडी कणों पर आवेश, अगर आवेश सेम प्रकृति का ना होता तो शायद कोलॉइडी विलयन स्थायी ना होते। ठीक है, ये मेन रीजन है यहाँ पर जो कोलॉइडी कणों पर स्थायित्व को बनाए रखता है। ठीक, तो अगर किसी भी तरीके से, अगर आप किसी भी तरीके से इस आवेश को जो कोलॉइडी कणों पर है उसे न्यूट्रलाइज कर दो, उसे उदासीन कर दो, तो उदासीन कर दोगे तो ये कोलॉइडी पार्टिकल्स जो हैं, जो ये आपका आवेश इन पार्टिकल्स पर नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी नहीं करेंगे। जब प्रतिकर्षित नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये सेटल डाउन होने लगेंगे, नीचे बैठने लगेंगे। तो यही काम हम लोगों को यहाँ पर करना है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है पूरा का पूरा, द्रव विरागी कोलॉइड का स्थायित्व कोलॉइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वह है आवेश। ठीक है, आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार से आवेश को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाते हैं। पुंजित का मतलब है इकट्ठा हो जाते हैं और पुंजित होकर स्कंदित हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो हमारा टारगेट क्या है, ये चीज़ समझ में आएगी। तो जितने भी हम लोग यहाँ मेथड पढ़ेंगे तो आप लोग एक चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट कर लोगे, हर मेथड में मेरा टारगेट ये होगा कि हमें उस कोलॉइडी कण पर उपस्थित आवेश को वहाँ से हटाना है। दैट मीन्स या तो उसे उदासीन करो, या जो उसके ऊपर लेयर बनी हुई है आवेश की उस लेयर को क्या कर दो, वहाँ से हटा देना है। उस लेयर को आपको आवेश वाली को वहाँ से क्या करना है, हटाना है। यही दो काम हम लोगों को करने हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, और वास्तव में यहाँ पर हम लोग किस टाइप के कोलॉइड का स्कंदन कर रहे हैं, द्रव विरोधी लियोफोबिक। देखो पहला मेथड है हमारा भौतिक विधि के द्वारा, एनी फिजिकल मेथड है ना। एनी फिजिकल मेथड में, फिजिकल मेथड में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं, बस केवल सिंपल आपको या तो गर्म कर देना है उसे, या ठंडा कर देना है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत तेजी से हिला भी सकते हो, तब भी कोलॉइड का क्या होने लगे, स्कंदन होने लगे। या फिर आप उस कोलॉइडी सॉल्यूशन को कहीं विकिरण, कहीं रेज की प्रेजेंस में रख दो जहाँ पर वो क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा भौतिक विधि के द्वारा। सेकंड जो मेथड है वो है दो विपरीत आवेशित सॉल्ट को परस्पर मिश्रित करके। पूरा डिटेल में जानेंगे सभी को। थर्ड टॉपिक है यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वथन द्वारा। ठीक है, जो थर्ड टेक्निक है क्वथन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोलॉइड का कोएगुलेशन कर सकते हैं। और फोर्थ वन जो मेथड है वो है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। तो वैद्युत अपघट्य मिलाकर भी हम लोग किसी द्रव विरोधी कोलॉइड का क्या कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं। फिफ्थ वन है वैद्युत कण संचलन के द्वारा। इस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और एक बार फिर आज दोबारा से रिवाइज करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलॉइड का कोएगुलेशन कर सकते हैं। और सिक्स वन जो लास्ट मेथड है लंबी अवधि तक अपोहन, जिसे इंग्लिश में प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कहते हैं या परसिस्टेंट डायलिसिस। तो ये शब्द भी आपको याद रखने होंगे। लंबी अवधि तक अगर हम लोग कोलॉइड का क्या करें, अपोहन करें, तो वह क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक विधि के द्वारा। देखो भौतिक विधि के द्वारा कोई ऐसा आपको लिखने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आप केवल केवल सिंपल उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है गर्म करके। देखो गर्म करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोलॉइड का स्कंदन करा सकते हो। आप जानते हो बटर, मक्खन, मक्खन जो होता है वह कोलॉइड होता है। अगर हम लोग इस मक्खन को गर्म कर दें तो मक्खन को गर्म करने पर क्या होगा, आप देखोगे वहाँ से वसा अलग हो जाती है और जो अवक्षेप होता है वो अलग हो जाता है। दैट मीन्स जो आपके कोलॉइडी कणों पर क्या थी, एक परत थी, वो परत क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जब वह परत डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो वहाँ से हट जाती है, और हटने के कारण हम लोग कहेंगे जो कोलॉइडी पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है और वो स्कंदित हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बटर को गर्म करना। ठीक,
अच्छा, ठंडा करके, ठंडा करने का सेंस क्या है कि भाई आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, रूम टेम्परेचर या उससे लो टेम्परेचर की तरफ लेके जा रहे हो। तो दैट मीन्स टेम्परेचर हम लोगों को क्या करना है, कम करना है। तो आपको पता है दूध, दूध एक क्या है, कोलेडी विलियन है। दूध में भी क्या है, बसा है, और उसके साथ साथ क्या है, वाटर है। तो देखो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दूध को हमने बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद फिर ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद रूम टेम्परेचर जब आ गया, आफ्टर दैट हमने उसे फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में रखने पर आप लोग क्या देख रहे हो कि वहां पर एक बहुत मोटी मलाई की परत बन जाती है। दैट मीन्स जो मलाई की परत बन रही है, दैट मीन्स ये क्या है, बसा। इसका मतलब स्कंदन हो गया, काफी मैक्सिमम लिमिट तक क्या हो चुका है, आपके कोलॉइड का स्कंदन हो चुका है। जरूरी नहीं है कि वो सेटल डाउन ही हो, इस बार हमारा जो क्या हुआ है बसा, वो ऊपर की तरफ आई है, उसके ऊपर तैर रही है, ठीक है। बट ये मेथड भी हमारा क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करके, गर्म करके, किसी भी कोलॉइडिक विलयन को गर्म करके या फिर ठंडा करके भी क्या कर सकते हैं, स्कंदित करते हैं। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं भौतिक विधि के द्वारा हमने कोलॉइड का क्या करा है, स्कंदन किया है। क्लियर है पॉइंट। अब सेकंड जो मेथड है वो है दो विपरीत आवेशित सॉल्ट को परस्पर मिश्रित करके। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि भाई जब भी कोई कोलेडी विलियन की अगर बात करता है, तो कोलेडी कणों पर दो प्रकार का आवेश हो सकता है, या तो वह धनावेशित हो सकते हैं या वह ऋणावेशित हो सकते हैं। तो अगर कोलेडी कणों पर धनावेश या ऋणावेश हो, ठीक, तो अगर एक जैसी प्रकृति का आवेश होगा एक कोलेडी विलियन में, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई पहले से ही धनावेशित कोलेडी विलियन है, तो अगर आप धनावेशित कोलेडी विलियन में, आपके पास ऑलरेडी धनावेशित कोलेडी विलियन है, यह आपके पास एक बीकर है, पात्र है, जिसके अंदर धनावेशित कोलेडी विलियन है, और आपने इसके अंदर ये ऋण आवेशित कोलेडी विलियन समान मात्रा में मिला दिया। जितने मोल्स यहाँ पर इसके थे उतने मोल्स आपने इसके मिक्स कर दिए। जब समान मात्रा में मिलाओगे तो यह पॉजिटिव चार्ज वाले कोलोडी पार्टिकल्स इस नेगेटिव चार्ज वाले कोलोडी पार्टिकल के साथ में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो मैंने पहले बताया था ये बड़े आकार में आ जाएंगे, और बड़े आकार में आने के कारण यहाँ पर कोलोडी कण नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। और जब ये नीचे बैठने लगते हैं तो दैट मीन्स क्या बनने लगेगा, अवक्षेप। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो देखो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी हुई है। जब दो विपरीत विपरीत आवेशित सॉल्ट, भाई सीधी सी बात, अगर आपके पास में पहले से कौन सा है, ऋण आवेशित कोलेडी विलियन है, तो आप लोग कौन से वाला ले लो, धनावेशित वाला ले लेना उसमें मिक्स करने के लिए। अगर आपके पास पहले से धनावेशित वाला है तो आप लोग क्या ले लेना, ऋणावेशित ले लेना मिक्स करने के लिए। जब दो विपरीत सॉल्ट लगभग समान अनुपात, ये चीज मजेदार है, लगभग समान अनुपात में मिलाने, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मिक्स कर दो तो जिससे जो रिमेनिंग बचा रह जाएगा वो क्या करेगा, वो सेटल डाउन नहीं हो पाएगा, और फिर वह दोबारा से क्या होगा, आपको दिखाई देगा कोलेडी पार्टिकल्स लगातार फिर क्या कर रहे हैं, उस कोलेडी विलियन में तैर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, लगभग समान अनुपात में मिश्रित करना है। तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके पूर्णतः या आंशिक अवक्षेपित हो जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर हम लोग जलयोजित फेरिक ऑक्साइड वाला जो होता है वो धनावेशित सॉल्ट है, तो धनावेशित सॉल्ट में आर्सेनिक सल्फाइड कोई ऋणावेशित सॉल्ट मिला दें तो ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। क्लियर है पॉइंट। जो यहाँ पर एक और एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, ये देखो FeOH का होल थ्राइस, ये कैसा है, पॉजिटिव सॉल्ट है। तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड या जलयोजित फेरिक ऑक्साइड की जगह पे आप लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, वो भी कैसा है, पॉजिटिव, जिसमें आर्सेनिक सल्फाइड, तो ये आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसका सूत्र यह होता है, और ये नेगेटिव सोल है। और जब जैसे इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, और उदासीन करने के बाद ये कण भारी होकर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक, और स्कंदन कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वथन के द्वारा। देखिए जब भी आप किसी कोलेडी विलियन को गर्म करते हो, तो कोलेडी विलियन पे मैंने बताया था क्या होता है, यह है कोई कोलेडी पार्टिकल जिसको हम लोगों ने इस तरीके से टेस्ट करके बना रखा है, और इसके ऊपर एक आवेशित परत हो जाती है। और यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो आवेशित परत है वह ऋण आवेशित है, ठीक, और इस ऋण आवेशित परत के कारण ही यहाँ पर स्थायित्व बना हुआ है। तो जब आप इसे बॉईल करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पर यह जो परत होती है हमारी, यह डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसका मतलब ये यहाँ से हटने लग जाती है। जब ये परत हट जाएगी तो जो अंदर पार्टिकल है कोलेडी, जिसे हमने कण बोल रखा था, वह पार्टिकल कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से क्या हट चुकी है, परत हट चुकी है। जैसी वो परत हटी और वह उदासीन हुआ, तो वह उदासीन उदासीन पार्टिकल एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। ऐसा कोई दूसरा पार्टिकल भी होगा, वो भी क्या हुआ होगा, उदासीन, और ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स नहीं लगाएंगे। जब ये एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, और हम लोग कहेंगे क्या हो गया, कोलॉइड का स्कंदन हो गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब एक सॉल्ट को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ टक्कर बढ़ने से अधिशोषित परत
विक्षुब्ध हो जाती है। विक्षुब्ध का मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसके कारण कणों पर उपस्थित आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ये अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन द्वारा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी एक सॉल्व को अगर हम लोग उबालते हैं तो वहां पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे वो एक दूसरे से टक्कर करेंगे। टक्कर करने पर हमारी जो उसके ऊपर अधिशोषित परत थी वह क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वह उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने के कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बैठने लगता है। और यह प्रोसेस जो हमने किया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वथन के द्वारा हम लोगों ने कॉलॉइड का स्कंदन किया है। ठीक, चलिए, अब तक हम लोग 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था बताओ, भौतिक विधि के द्वारा। सेकंड वन कौन सा था हमारा, दो परस्पर विपरीत आवेश वाले कोलॉइडों को मिक्स करने पर। और थर्ड वन है आपका क्वथन के द्वारा। ठीक, जो हम लोग फोर्थ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वह है आपका वैद्युत अपघट्य मिलाकर। वैद्युत अपघट्य मिलाकर, देखो ये भी एक बेस्ट मेथड है। जैसे अभी हमने प्रीवियस मेथड एक डिस्कस किया था कि परस्पर कोलॉइडों का मिश्रण करके। अब देखिए, अगर आपको पहले से कोलॉइड का चार्ज ही नहीं पता है कि भाई कोलॉइड पर कौन सा चार्ज है, तो फिर आप क्या करोगे। मान लो अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, तो आपने अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव मिला दिया तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा क्या, नहीं निकल के आएगा। दैट मीन्स कोलॉइड क्या नहीं होने वाला है, स्कंदित नहीं होने वाला है। दैट मीन्स इस मेथड के लिए जो हमने पीछे सीखा था अभी, परस्पर स्कंदन, परस्पर जो स्कंदन था या पारस्परिक जो स्कंदन था, उसमें आपको कोलॉइड का नेचर पहले से ही पता होना चाहिए। पर जो वैद्युत अपघट्य है, इस मेथड की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि आपको कॉलॉइड का नेचर पता हो या ना हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा उसके पास दोनों तरह के आयन उपस्थित होंगे। जैसे लेट आपने कोई पॉजिटिव कोलॉइड सॉल्व ले लिया, ठीक, हमें नहीं पता था पर हमें मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव कोलॉइड सॉल्व है, और इसके अंदर हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं, NaCl। तो आपको पता है कि NaCl में Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी। तो इस बार इस पॉजिटिव कोलॉइड कणों को कौन स्कंदित करने जाएगा, Cl नेगेटिव। और मान लेते हैं कि यह हमारे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव कोलॉइड कण वाला विलयन है, और इसके अंदर भी हमने NaCl मिक्स कर दिया। तो इस बार कौन स्कंदित करेगा इसे, Na पॉजिटिव। इसका मतलब हमें कॉलॉइड की विलयन के नेचर से कोई मतलब नहीं था कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। हमने दोनों में क्या मिक्स कर दिया, NaCl। उसके अकॉर्डिंग जो कॉलॉइड कणों पर जो आवेश था उसके विपरीत आवेश वाले वैद्युत अपघट्य आयन, वैद्युत अपघट्य के आयन ने उसको क्या कर दिया, स्कंदित कर दिया। तो यह इसकी स्पेशल फीचर है कि आपको यहाँ पे कॉलॉइड के नेचर का पता होना जरूरी नहीं है, आप बस केवल मिक्स कर दो, वो उसको क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन है, जब किसी कॉलॉइड विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तब कॉलॉइड कण अवक्षेपित हो जाते हैं। देखो जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये कॉलॉइड विलयन है और इसके पास कैसा है, ऋण आवेश है। तो हमने जैसे ही इसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिलाया तो उसका पॉजिटिव पार्टिकल्स उस नेगेटिव वाले के साथ क्या होने लगे, अटैच होने लगे। और अटैच होकर जब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। क्लियर है पॉइंट। और इस मेथड के द्वारा भी हम लोगों ने कॉलॉइड विलयन का क्या करा दिया, कोएगुलेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन, ठीक, इस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और वहाँ पर हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल में जाना था। एक बार फिर दोबारा से जान लेते हैं। देखो क्या होता है, इसमें एक इस तरीके की यूट्यूब होगी और यूट्यूब में यहाँ पर कॉलॉइड विलयन भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा, कॉलॉइड विलयन। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉलॉइड विलयन हमने भरा है उसके कॉलॉइड कणों पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने पिक्चर में शो कर रखा है। उसके बाद इस कॉलॉइड विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे और एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और दूसरे इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जैसे ही कनेक्ट किया तो कॉलॉइड पार्टिकल अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या होंगे, ट्रेवल करने लगेंगे। और जब ये ट्रेवल करेंगे तो ये वहां जाकर क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे उस इलेक्ट्रोड पर जाकर। और जब ये उदासीन हो गए तो दैट मीन्स ये वहां पर जाकर अवक्षेपित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अवक्षेपित। और इसी घटना को हम लोग अवक्षेपित होने को क्या बोला करते हैं, एक नया नाम दे देते थे, स्कंदन, या फिर क्या कहते हैं, उरूनन। ठीक, तो आप लोगों को यह भी समझ में आ गया वैद्युत कण संचलन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, किसी कॉलॉइड विलयन का स्कंदन कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग डायलिसिस। प्रोलॉन्ग डायलिसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंबी अवधि तक
अपोहन करना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोगों ने कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक, ये वाटर भरा हुआ, इसके अंदर एक यहाँ पर बैग में भरकर एक बैग है हमारे पास जो कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और पार्चमेंट मेम्ब्रेन के बैग में हम लोगों ने कोलॉइडी बिलियन भर दिया है। कोलॉइडी बिलियन जब भरेंगे तो उसमें कोलॉइडी कणों पर जो आवेश है उसके अलावा उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कोलॉइडी पार्टिकल के अलावा इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिनके ऊपर इसके अपोजिट चार्ज होता है बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज हैं उसके कारण क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज उसके ऊपर एक परत के रूप में अधिशोषित हो जाती हैं कोलॉइडी कणों के ऊपर। जब लंबे समय तक हम लोग लगातार क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, तो जो ये इम्प्योरिटीज होती हैं जो इसके ऊपर एक परत के रूप में यहाँ पर क्या हो गई थी, अधिशोषित हो गई थी, वो यहाँ से हट जाती हैं। और जब हट जाती है तो किस में आ जाएंगी, वाटर में आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग उनको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और जब ये कोलॉइडी कण जो यहाँ शेष बचे रह गए तो अब उनके ऊपर क्या नहीं है, कोई भी परत नहीं है आवेश की। जब कोई परत नहीं है आवेश की तो दैट मीन्स वो क्या हो चुके हैं, वैद्युत रूप से उदासीन हो चुके हैं। और जब वे वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे वह सेटल डाउन होने लग जाएंगे, और इस तरीके से फिर से कोलॉइड का क्या होने लगा, स्कंदन होने लगा। क्लियर है पॉइंट। तो जितने भी मेथड्स थे वो सभी मेथड यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो कि द्रव विरोधी कोलॉइड को स्कंदित करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने सीखा वो सीखा भौतिक विधि के द्वारा। सेकेंड वन हम लोगों ने यहाँ पर सीखा भौतिक विधि के बाद पारस्परिक स्कंदन के द्वारा। पारस्परिक स्कंदन के बाद फिर हम लोगों ने थर्ड वन जो सीखा था यहाँ पर वह था किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाकर, किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाकर। और फोर्थ वन हम लोगों ने सीखा यहाँ पर क्वथन के द्वारा, क्वथन के द्वारा। और फिफ्थ वन जो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वैद्युत कण संचलन के द्वारा। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया प्रोलॉन्ग डायलिसिस, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबी अवधि तक अपोहन के द्वारा। तो इसी के साथ द्रव विरोधी कोलॉइड को स्कंदित करने के जितने भी मेथड्स थे वो सभी यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है वह द्रव रागी सॉल्ट का स्कंदन। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो केवल और केवल किसकी बात हो रही थी, द्रव विरोधी कोलॉइड की। देखिए द्रव रागी सॉल्ट का स्कंदन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, बस आपको एक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा यहाँ पर। अभी हम लोगों ने जब बात की थी स्थायित्व की द्रव विरोधी की तो वहां पर हमने केवल और केवल आवेश की बात की थी। जबकि अगर हम लोग द्रव स्नेह की बात करें तो द्रव स्नेह में जो स्थायित्व होता है उसका कारण आवेश तो है ही है, उसके साथ साथ विलायक योजन है। क्योंकि ये विलायक के अणुओं के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब विलायक के अणुओं के साथ में जुड़ जाते हैं तो देखो यहाँ पर यह है कोलॉइडी कण, यह है कोलॉइडी कण, इसके ऊपर ये आ गया आवेश, इसके ऊपर एक परत और बन जाती है, छोटी सी एक परत होती है, और वह परत बन जाती है जल के अणुओं की, या फिर जल योजन कह देते हैं मुझे। अगर वहां पर विलायक के तौर पर क्या है, जल है, और अगर कोई अन्य विलायक है तो उसे विलायक योजन कह देंगे। इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्या तैयार हो गया, एक सेटअप तैयार हो गया किसका, द्रवरागी सॉल्ट का। अब देखिए यहाँ पे दो लेयर बन के तैयार हुए, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हमें आवेश को तो न्यूट्रलाइज करना ही करना है। यहाँ पर आवेश को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ हमें क्या करना है, जो विलायक का योजन हो रखा है उसके कणों को भी हटाना है। जब तक आप विलायक के योजन के अणुओं को नहीं हटाओगे तब तक आप लोग आवेश को क्या नहीं कर सकते, बताओ, उदासीन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला काम यह कि पहले इस परत को हटाओ, ठीक है, जो विलायक योजन वाली थी। उसके बाद जो डेड टेस्ट करके हमने परत बनाई है फिर इस परत को हटाओ, आवेश वाली को, ठीक है। तो विलायक योजन वाली परत को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, जनरल केस में हमारे पास विलायक के तौर पे जल होता है, तो कैसे भी हम लोग उसमें कोई ऐसा निर्जलीकारक पदार्थ मिला दें जो कि उस जल के अणुओं को अपनी ओर क्या कर ले, अवशोषित कर ले। और जैसे ही उनको अवशोषित करेगा तो वहां से वो लेयर क्या होने लगेगी, हटने लगेगी। दैट मीन्स जैसे ही आपने इसके अंदर मान लेते हैं एल्कोहल मिला दिया, क्या मिला दिया, एल्कोहल, तो एल्कोहल ये ऊपर वाली परत जो थी उसको हटा देगा। अब यहाँ पर केवल दो परत रह गई, और ये जो फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ था इस परत को उसने क्या कर लिया है, हटा दिया, जल के अणुओं को उसने अवशोषित कर लिया। अब हम लोग, ये आवेश हमें दिखाई देने लगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी वैद्युत अपघट्य मिला दो या फिर वैद्युत कण संचरण के द्वारा, किसी भी मेथड के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, अब इसका स्कंदन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जब हम लोग द्रवरोधी की बात करते हैं तो केवल और केवल हम लोग आवेश पे फोकस कर रहे होते थे। जब हम लोग द्रवरागी की बात करते हैं तो हम आवेश के साथ साथ विलायक योजन पर भी फोकस करते हैं। और जल के केस में आप लोग याद रखना, एल्कोहल और एसीटोन एज ए निर्जलीकारक की तरह ट्रीट करेंगे, और इनकी हेल्प से हम लोग जल को निर्जलीकृत कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा, जो सबसे मेन टॉपिक है अब हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वह है स्कंदन आयन। क्या होता है स्कंदन आयन,
और यह टॉपिक जो है आपका स्कंदन आयन, इसका जो महत्व है, जो भी हमने मेथड सीखे थे उन सभी मेथड्स में जब हमने वैद्युत अपघट्य जो मिलाया था, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो वैद्युत अपघट्य हमने जो मिलाया है ये वहां से रिलेटेड है। क्लियर है पॉइंट। तो अब हम लोग बात करते हैं दोबारा से उसी टॉपिक की, वैद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदन। देखिए वैद्युत अपघट्य के द्वारा जब हम लोग स्कंदन करा रहे थे तो हमने कहा था अगर हमारे पास पॉजिटिव कोलेडी कण वाला कोई भी क्या है विलयन है, तो अगर हमने उसमें NaCl मिक्स कर दिया तो बताओ इसमें से NaCl में से कौन सा आयन इस कोलॉइडी विलयन को स्कंदित करेगा। तो आप लोग जानते हो कि इसमें नेगेटिव आयन जो है ये इसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा। तो जो आयन यहाँ पर स्कंदित कर रहा है वही कहलाएगा स्कंदन आयन। तो देखो बहुत आसान सी डेफिनेशन थी स्कंदन आयन की। तो आप लोग कैसे दे सकते हो इसकी डेफिनेशन, वैद्युत अपघट्य में उपस्थित वह आयन, वैद्युत अपघट्य में उपस्थित वह आयन जिस पर कोलॉइडी कणों से विपरीत आवेश उपस्थित होता है, जिस पर कोलॉइडी कणों से विपरीत आवेश उपस्थित होता है क्या कहलाता है, स्कंदन आयन कहलाता है। तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, वैद्युत अपघट्य में उपस्थित वह आयन जिस पर कोलॉइडी कण से विपरीत आवेश उपस्थित होता है स्कंदन आयन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता हूँ और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हर एक की थ्योरी भी लिख रखी है। तो जो थ्योरी लिखी है वो केवल और केवल आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि जिससे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आ गया और आपके मन में ये डाउट आता है कि अरे इसे वहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिख के आएंगे, तो यह थ्योरी उस पर्पज से लिखी गई कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही डेफिनेशन आपकी वहाँ पर काम कर जाएंगी। ठीक है चलिए, अब हम लोग जब स्कंदन आयन की बात कर लिए तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है यहाँ पर हार्डी-सूल्जे लॉ। ठीक, क्या बात बताई हार्डी-सूल्जे ने। देखो हार्डी-सूल्जे ने सीधा सीधा समझाया हमें कि अगर आपके पास में कोई भी, अगर आपके पास में कोई भी कोलॉइडी विलयन है, तो अगर हमारे पास में स्कंदन आयन जो ले रखा है हमने, अगर हमारे पास स्कंदन आयन एक से ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे मान लो Cl नेगेटिव है, कहीं से हमें SO4 2 नेगेटिव मिल गया किसी वैद्युत अपघट्य से, किसी से हमें PO4 3 नेगेटिव मिल गया, तो अगर हम लोग इसको स्कंदित करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव केवल एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेटाइन 3 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ समय के लिए कि जो हमारे पास कोलॉइडी विलयन है उसके कणों पर केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक Cl नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी एक कोलॉइडी कण को क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए। SO4 2 नेगेटिव कितने कोलॉइडी कणों को उदासीन कर देगा, 2 को, और जबकि PO4 कितनों को कर देगा, 3 को। इसका मतलब एक PO4 3 नेगेटिव 3 कोलॉइडी कणों को क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। और मैं कहूँगा कि इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये अकेला ही 3 को उदासीन करने के लिए क्या सफिशियंट है, और यह कितनों को उदासीन करने के लिए सफिशियंट था, 2 को, और Cl कितनों को था, 1 को। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा नियम बना दिया किसने, हार्डी-सूल्जे ने, कि किसी भी स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आयन पर उपस्थित जो आवेश होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। क्लियर है पॉइंट। तो किसी भी स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता उसकी आयन की संयोजकता के समानुपाती होती है, यही है हार्डी-सूल्जे लॉ। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक एग्जांपल लेकर यहाँ समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो फेरिक, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये कैसा था, धनावेशित। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड आपका Fe2O3.XH2, ये धनावेशित कोलॉइडी विलयन है। ठीक, अब हमें इसको स्कंदित करना है, तो इसको स्कंदित करने के लिए स्कंदन आयन कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और स्कंदन आयन लेंगे तो Cl नेगेटिव, फिर SO4 2 नेगेटिव, फिर PO4 3 नेगेटिव, और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ठीक, इन 4 आयनों को हमने स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में रखा हुआ है। देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अभी मैंने बताया था कि किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश ही उसकी संयोजकता कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा संयोजकता इसकी है, तो इसका मतलब इसकी स्कंदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होगी। तो वहां पर आपको जब भी कोई वो क्वेश्चन देगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको एक कोलॉइडी विलयन देगा या कोलॉइडी सॉल्व देगा। ठीक है, उस सॉल्व में आपसे पूछेगा बताओ कौन से स्कंदन आयन की क्षमता सबसे अधिक है, तो आप लोगों को जो बताना है वो किसके आधार पर बताना है, आवेश के आधार पर बताना है। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। क्लियर हो गया। ऐसे अगर कोई आपको क्या दे दे ऋण आवेश है, तो उसके केस में आपको क्या देखना है, धनावेश वाले को देखना है कि भाई किस में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। चलिए अगला टॉपिक हम लोगों को जो यहाँ डिस्कस करना है वह है स्कंदन मान। स्कंदन
मान, कोगुलेशन वैल्यू। तो आपको पता है जब भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्कंदन की, तो स्कंदन मान भी हमको निकालना पड़ेगा कि भाई स्कंदन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो स्कंदन वैल्यू क्या होती है कि भाई कितनी वैल्यू, कितनी मात्रा आप लोगों ने यूज में ली किसकी, स्कंदन वैद्युत अपघट्य की, कि उसको पदार्थ को स्कंदित करने के लिए। तो देखो किसी वैद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर, मिली मोल प्रति लीटर में वह सांद्रता जो किसी सॉल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है, स्कंदन मान कहलाती है। दैट मीन्स वैद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा की हमें जरूरत पड़ी, और मात्रा को हमेशा किस में कैलकुलेट करना है, मिली मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो आपको सॉल्व के लिए 2 घंटे जो दिया गया है, क्योंकि स्कंदन बहुत, आप सोचो कि बहुत रैपिडली होता है, बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। तो एक प्रॉपर टाइम पीरियड हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें हम लोग इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाएं कि जितना हम लोगों ने वहां पर वैद्युत अपघट्य मिलाया था वह पूरा का पूरा कोलोइडिक पार्टिकल्स को स्कंदित कर चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टाइम पीरियड ले रखा है वो कितना ले रखा है, 2 घंटे। 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक को स्कंदन मान या उन्मूलन मान कहलाता है। क्लियर है पॉइंट। एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, कि जिस आयन की स्कंदन मान, जिस आयन की स्कंदन सॉरी क्षमता ज्यादा होगी उसका स्कंदन मान उतना ही कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जिसकी क्षमता ज्यादा है उसकी आपको कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी, और वह ज्यादा से ज्यादा वैद्युत अपघट्य को क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा। तो स्कंदन मान स्कंदन क्षमता के, स्कंदन मान स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब स्कंदन मान अगर स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप ये कह रहे हो अगर स्कंदन क्षमता बढ़ रही है, अगर स्कंदन क्षमता बढ़ रही है तो स्कंदन मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब उसकी उतनी कम मात्रा की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जितना अच्छा हमारे पास आयन होगा, स्कंदित आयन, इसका मतलब उसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम वैल्यू की उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए तो यह आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्कंदन मान। इसी के साथ ये जो भी टॉपिक्स थे वो सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और मुझे लगता है कि ये पूरा ओवरऑल स्कंदन से रिलेटेड जो यहाँ पर बातचीत हुई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।